हेलो स्टूडेंट्स, सीए इंटर में आपका पेपर नंबर 2 हुआ, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। आई होप सो काफी अच्छा गया होगा। तो मेरे हिसाब से पेपर बढ़िया था। मैं तो इजी मानता हूं क्योंकि लगभग क्या 100% जो मैंने करवाया था बिल्कुल पेपर वैसे ही आया। कोई चीज ऐसी नहीं है कि मैं आउट ऑफ ट्रैक कहूं। हाँ, एक आधी चीज जरूर है जहां इंटरप्रिटेशन के इश्यूज हैं, जहां एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी है जहां मैं मानता हूं कि फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन का इश्यू है। तो लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ दिस पेपर नंबर 2 ऑफ लॉज, जनवरी 2021 वाला। तो बेटा पहला प्रश्न जो कि कंपलसरी होता है और 6 नंबर का है, कहता जी 1 लाख इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं, 100 रुपए का है, एट पार इश्यू किया है। प्रोस्पेक्टस में क्लियरली लिखा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ 15 लाख रिक्वायर्ड टू बी रिसीव्ड, और 20 रुपए ले रहे हैं ये एप्लीकेशन पे। फर्दर ये लिखा है कि हमने लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया 3 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें से एक पे एप्लीकेशन क्या हो गई है, रिजेक्ट हो गई है। इश्यू पूरा सब्सक्राइब हुआ और 20 लाख रुपए आपको मिल गए हैं और कंपनी अलॉटमेंट के लिए बढ़ रही है आगे। आपसे पूछा गया 3 डिस्क्लोजर जो आपको इस अलॉटमेंट से रिलेटेड मेनली बताने हैं। तो देखिए हमारा आंसर यहां बनता है सेक्शन 39 रेड विद सेक्शन नंबर 40। नेचुरल है। सेक्शन 39 एंड 40 यह आता है आपका चैप्टर नंबर 3 के अंदर, कंपनीज एक्ट, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर। तो सेक्शन 39 में अगर हम देखें, क्योंकि 3 डिस्क्लोजर हमें मेनली पूछे गए हैं, तो पहली बात है कि भाई साहब आपको मिनिमम अमाउंट रिसीव होना चाहिए जो आपने प्रोस्पेक्टस पे लिखा है। तो 15 लाख आपने लिखा था, 20 लाख मिल भी गया है। नंबर 2, मिनिमम एप्लीकेशन मनी ये होनी चाहिए 5% नॉमिनल वैल्यू की, या एज पर स्पेसिफाइड बाय सेबी रेगुलेशंस। तो ये है सेकंड डिस्क्लोजर। तीसरी बात हम यहां लेके चलें तो डेट इज सेक्शन नंबर 40 में आप लिस्टिंग के लिए आरएससी पे अप्लाई करेंगे। ये मर्जी होती है कि कम से कम एक आरएससी तो होना ही होना चाहिए, चाहे एक से ज्यादा हो, लेकिन यहां से अप्रूवल हमें मिलनी चाहिए बाय ऑल, सभी से अप्रूवल मिलनी चाहिए। तो यहां पे रिजेक्शन हुआ है, तो हम सिंपली कहेंगे कि यहां जो हो रही है अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट क्या है जी, इनवैलिड है। तो विशेष पॉइंट जिसके ऊपर हम आंसर देंगे वो है कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सभी से अप्रूवल मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली। वरना एक पॉइंट और जिसे हम ले सकते हैं लेकिन कंपनीज एक्ट से बाहर जाके, डेट इज सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से एप्लीकेशन मनी, बट उस पर ना लेते हुए हम स्टेट वे कंपनीज एक्ट के ऊपर आंसर करें कि भैया इनवैलिड अलॉटमेंट है क्योंकि हमें अप्रूवल सारी आरएससी से नहीं मिली। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है, 3 नंबर का है, और ये बी के अंदर 2 पार्ट दे रखे हैं। तो यहां आपसे पूछा गया है 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रॉबर्ट, राम, रोहिणी, और इन्होंने एक एलएलपी बना ली है। और एलएलपी क्या होती है, एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, और एक कंपनी है एसआर लिमिटेड, वो इनको ये जो एलएलपी है उसको अपॉइंट करना चाहती है अपना ऑडिटर। तो आपसे वैलिडिटी ऑफ प्रपोजल पूछा गया है। देखिए ऑडिटर बनने के लिए हम जानते हैं क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या दरअसल नेगेटिव वे में दे रखी है डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 के अंदर। और उसकी पहली क्लॉज ही क्या आती है भाई, बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो ऑडिटर नहीं बन सकती है, लेकिन वहां पे एक एक्सेप्शन दिया गया है, अदर देन व्हाट, एलएलपी। सो दैट मीन्स
तो वैलिडिटी ऑफ जो प्रपोजल है बॉडी कॉर्पोरेट एज एन ऑडिटर, इट इज वैलिड, क्योंकि यहां डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगी, क्योंकि लॉ कहता है बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं होगा, लेकिन एलएलपी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पार्ट इसका प्रॉक्सी से रिलेटेड है। मीटिंग से 54 आवर्स पहले a company received a proxy form 54 hours before the time fixed for the meeting. कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया प्रॉक्सी फॉर्म लेने से ऑन द ग्राउंड की आर्टिकल्स के अंदर लिखा है कि यह फॉर्म मिलना चाहिए 60 आवर्स मीटिंग से पहले। तो आपसे पूछा गया क्या प्रॉक्सी होल्डर कैन कंपेल द कंपनी टू एडमिट? ऑब्वियसली द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 105 में जब हम देखते हैं जो कि प्रॉक्सी से डील करता है, प्रॉक्सी फॉर्म इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी आपने डिपॉजिट करवाना होता है 48 आवर्स बिफोर जीएम। और दूसरी बात क्या है, आर्टिकल्स कांट इंक्रीज टाइम, आर्टिकल टाइम बढ़ा नहीं सकते 48 घंटे से, घटा सकते हैं। तो यहां पे आर्टिकल्स ने तो टाइम बढ़ा दिया। So this is invalid and the proxy holder obviously can compel the company कि भाई आपको ये एडमिट करना पड़ेगा। पार्ट नंबर सी, तो यहां पे इसको जरा ढंग से देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर है। राधेश्याम ने 50,000 का बैंक से लोन लिया है और अपना सोना गिरवी रखा है, राइट, 1/7/19 को, जिसके अंदर एक क्लोज दे रखी कि बैंक का होगा shall have a right of particular lien। देखिए पहली बात, अगर हम पर्टिकुलर लियन की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है सेक्शन 170, लेकिन पर्टिकुलर लियन लगता है विद रिगार्ड टू सर्विसेज रेंडर्ड। कुछ आपने सर्विसेज रेंडर की हैं जिसके अंदर कुछ स्किल इन्वॉल्व है, जैसे टेलर को कपड़े सिलवाने दिए, ज्वेलर को सोना दिया ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। तो दरअसल अगर बैंकों के लिहाज से देखें, बैंकों को सेक्शन 171 में जनरल लियन अवेलेबल होता है। तो यहां ये लिख दिया गया कि बैंक को पर्टिकुलर लियन होगा। तो पहली बात, ये एक एम्बिग्विटी क्वेश्चन में मुझे नजर आती है कि पर्टिकुलर लियन नहीं होना चाहिए बैंक के पास, क्या होना चाहिए, जनरल लियन। लेकिन चलिए जो भी क्वेश्चन आया है, राधेश्याम ने फिर एक क्या किया, एक अनसिक्योर्ड लोन और ले लिया 1/8 को 3 महीने के लिए। और 30/9/19 को उसने वो पहले वाला जो लोन था, ये वाला, ये रीपे कर दिया और बैंक को कहा मेरा जो सोना गिरवी रखा है वो आप रिलीज कर दें। बैंक ने डिसाइडेड टू कंटिन्यू द लियन ऑन द गोल्ड अंटिल अनसिक्योर्ड लोन इज फुली रीपेड बाय राधेश्याम। तो इसलिए मैं कह रहा था यहां एक एम्बिग्विटी है, क्योंकि बैंक के पास अगर बैंक ने लियन एक्सरसाइज करना है, ऑब्वियसली ये बैंक को अवेलेबल होता है, बट दिस इज जनरल लियन कि ऑन अकाउंट ऑफ जनरल बैलेंस, यस, बैंक आपका कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी चीज रख सकता है जब तक आप उनका पैसा वापस ना कर दें। जबकि अगर हम प्लेज के हिसाब से आंसर दें तो ऑब्वियसली प्लेजी का राइट होता है कि वो रख सकता है 173 में जब तक उसका पैसा रीपे ना हो जाए, बट कांट, लेकिन नहीं रख सकता है फॉर अनदर डेट। अगर ये प्लेज के हिसाब से हम आंसर दें, जब तक कि कोई कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी ना हो अंडर सेक्शन 174। लेकिन हमसे पूछा ही लियन से रिलेटेड गया है, तो हम ये कहेंगे भाई जनरल लियन के हिसाब से लेके चला जाए तो जनरल लियन ऑब्वियसली आपको अवेलेबल होता है। लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने पर्टिकुलर लियन लिखा है, तो हम यही लिखेंगे कि भाई पर्टिकुलर लियन नहीं अवेलेबल हो सकता। तो इसलिए लियन के हिसाब से आंसर हमें देना है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमसे पूछा गया है, ना कि प्लेज के हिसाब से। बट ये सारा कुछ हम लिख सकते थे इस तरीके से। तो यहां मैं कहूंगा ऑब्वियसली एज ए स्टूडेंट आपको करने में थोड़ा दिक्कत आया होगा कि यार ये होना जनरल लियन चाहिए, लेकिन क्वेश्चन डाल रखा है पर्टिकुलर लियन। तो पर्टिकुलर लियन के हिसाब से दे रखा है, कोई बात नहीं, आपको आंसर इस तरह से इसको अटेम्प्ट करना चाहिए कि जनरल लियन अवेलेबल होगा, वो राइट होता है। अगला प्रश्न नेगोशिएबल पे है और सीधा सीधा है कि भाई आपसे वैलिडिटी पूछी गई है। एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो 10,000 का है, लेकिन एक्सेप्ट किया है एस ने 7,000 में।
तो वैलिडिटी पूछी गई है, तो इस पे देखिए ये आता है सेक्शन 86 क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, दैट इज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। तो ये अगर आप 7,000 में एक्सेप्ट करते हैं तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, और ये हो सकती है अगर ये विद कंसेंट है तो ये वैलिड हो सकती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर विद कंसेंट है। अदरवाइज ड्रॉर के पास राइट क्या होता है, मे ट्रीट इट एज डिसऑनर्ड। तो ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, इस तरह से हो सकता है। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस देखिए 4 सिचुएशन में हम कह सकते हैं, कोई एक इवेंट की हैपनिंग पे आप लगा सकते हैं, अमाउंट से रिलेटेड लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पे अमाउंट से रिलेटेड है, प्लेस से रिलेटेड हो सकता है, टाइम से रिलेटेड कंडीशंस हो सकती हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, तो ऑब्वियसली इन क्वेश्चंस पे आपको एक ओपन चॉइस मिल जाती है कि भाई कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन मनी 50 लाख की 1/6/19 डेट इंपॉर्टेंट है, यहां पे रिसीव की है, लेकिन आपने अलॉटमेंट नहीं किया है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। एक 5 लाख रुपए की एप्लीकेशन मनी मिस्टर खन्ना से आई थी, जो कि कंपनी का कस्टमर भी है। तो ऑब्वियसली अलॉटमेंट नहीं की तो पैसा रिफंड करना है, लेकिन हमने एक्चुअल में रिफंड नहीं किया क्योंकि वो हमारा कस्टमर भी है, तो कंपनी ने अपने ड्यूज से रिलेटेड इसे एडजस्ट कर लिया 30/7/19 को। ध्यान दीजिए, मोटा मोटा यहां देखें तो 60 दिन दिख रहा है आपको। सीएस ने रिपोर्ट किया बोर्ड को कि ये पूरा का पूरा 50 लाख रुपए हम इसे मान लेते हैं डिपॉजिट्स, और कौन सी तारीख को, 31 जुलाई को। और कंपनी को कंप्लायंस करना होगा जो डिपॉजिट्स के ऊपर प्रोसीजर लगता है, तो आपसे वैलिडिटी पूछी गई है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आता है आपके डिपॉजिट्स में, अगर हम पढ़ें रूल नंबर 2 सब रूल 1 क्लॉज सी में, क्योंकि देखिए डिपॉजिट की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अंदर, तो उसके अंदर दे रखा है कुछ कैटेगरीज ऑफ डिपॉजिट्स को हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे, ये एग्जम्प्टेड है। तो उनके अंदर आता है कि हम नहीं मानेंगे डिपॉजिट अगर पैसा क्या है, पेंडिंग अलॉटमेंट है, कि अगर अलॉटमेंट नहीं हुई है तो हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लेकिन यहां पे आपको थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बन जाता है कि एक एक्सेप्शन है जिसका मतलब है डिपॉजिट मान सकते हैं आप। तो ये टाइम पीरियड है कि अगर 60 डेज में अलॉटमेंट नहीं करी आपने, जो कि यहां नहीं की गई, एंड फर्दर का मतलब है नेक्स्ट 15 डेज में रिफंड करना होता, आपको रिफंड नहीं किया। 60 दिन में अलॉटमेंट नहीं करी और अगले 15 दिन में अगर आपने रिफंड नहीं किया, तो दैट मीन्स यूं कह लीजिए 75 डेज के बाद आप इसे डिपॉजिट्स मान सकते हैं। तो ये है लॉ एज पर रूल 2(1). लेकिन यहां देखिए, यहां तो आप क्या कह रहे हैं कि 31 जुलाई, राइट। तो ये तो अभी 75 डेज नहीं हुए हैं, क्योंकि आपको ये डेज यहां से देखने हैं कि 60 + 15 उसके बाद। तो आप इसे डिपॉजिट मानना चाहते हैं, तो वैलिडिटी ये है कि भाई साहब ये डिपॉजिट नहीं है। तो ये थोड़ा सा कह लीजिए मे बी आपके लिए एक हल्का सा टेक्निकल लेवल पे ये क्वेश्चन आ गया आपके लिए, शायद टफ लगा हो। इसके बाद बी पार्ट, अगेन क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक पब्लिक कंपनी के हैं, तो 3 डायरेक्टर बताए हैं, मिस्टर सी, मिस्टर पी, मिस्टर एस, और ये 2 डायरेक्टर हैं नॉर्मली, और मिस्टर शुक्ला जी एमडी हैं। कंपनी के पास सीएस भी है। P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, इसका मतलब हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है। कहता साइन किए गए हैं 2 डायरेक्टर के द्वारा। तो आपसे ऑथेंटिकेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पूछी गई है। सो ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज ऑन सेक्शन नंबर 134।
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कौन करेगा। तो भाई साइन करने के लिए दो बातें होती हैं, या तो चेयरपर्सन कंपनी का, या अगर वो नहीं है तो दो डायरेक्टर। लेकिन उन दो डायरेक्टर में से एक क्या होना चाहिए, वन टू बी एमडी इफ एनी, अगर कंपनी में हो तो। और हमने क्लियर मार्किंग यहां की है, शुक्ला जी एमडी हैं। साथ में ये भी देखना होता है, एंड साइन करते हैं कंपनी में अगर सीईओ हो, सीएफओ हो, सीएसओ, अगर वो अपॉइंटेड है, इफ अपॉइंटेड इन कंपनी। तो यहां तो सिर्फ साइन किसके द्वारा किए गए, दो डायरेक्टर। तो आपसे पूछा गया ऑथेंटिकेशन, तो ये इनवैलिड है, क्योंकि यहां हमें साइन कम से कम किसके चाहिए थे, क्योंकि यहां चेयरपर्सन की बात नहीं की गई। तो हम ये कहते कि भाई दो डायरेक्टर में से वन, एक एमडी हो, एंड सीएस बता रखा है क्वेश्चन में, तो सीएस के भी हमें यहां पे साइन चाहिए थे। अगला प्रश्न, आप एक लिस्टेड कंपनी है और ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपकी पीयूसी है 25 करोड़, ये डेट बताई गई 31 मार्च 19, जबकि टर्नओवर बताई गई है सेम डेट को ही, क्योंकि 18-19 का मतलब 31 मार्च 19 ही है। सीएस ने एडवाइस किया है बोर्ड को कि हमें इंटरनल ऑडिटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी पीयूसी एंड टर्नओवर आर लेस देन द थ्रेशोल्ड लिमिट है। डू यू एग्री? तो हम कहेंगे नो, क्योंकि एज पर सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट क्या है, कंपल्सरी है। किसके लिए? फॉर लिस्टेड कंपनी। अगर आप लिस्टेड ना होते तो हमें थ्रेशोल्ड देखनी होती है। तो यहां पे ये कंपल्सरी था और आपने नहीं कराया, तो ये गलत हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है एजेंसी के ऊपर, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कहता है क्या एजेंसी टर्मिनेट हो पाएगी इन द फॉलोइंग केसेस। ए ने अथॉरिटी दी है बी को कि मेरी जमीन बेच देना, और बेच के जो पैसे आएंगे ना, जो मैंने तेरे को पैसे देने वो एडजस्ट कर लेना। पे हिमसेल्फ आउट ऑफ द प्रोसीड्स द डेट ड्यू टू हिम। उसके बाद अच्छा पॉइंट है, उसके बाद जो प्रिंसिपल है इनसेन हुआ है, बाद में पागल हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। प्रिंसिपल जो है वो इनसेन हुआ है, लेकिन लेटर ऑन। तो पहली बात, क्या एजेंसी टर्मिनेट हो सकती है? सेक्शन देखिए यहां पे हम कोट करेंगे 202 202 कांट बी टर्मिनेटेड, क्योंकि 202 में क्या था, इररेवोकेबल एजेंसी। क्योंकि यहां पे एजेंट का क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि उसके ड्यूज हैं जो उसने प्रिंसिपल से लेने हैं। नंबर 2, नो डाउट हम ये पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब सही दिमाग का होना चाहिए। प्रिंसिपल जो है सेम होना चाहिए एज पर सेक्शन 183 कि प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। लेकिन जब हम कॉम्पिटेंसी देखते हैं तो कॉम्पिटेंसी हमें कब चाहिए होती है, एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इसके बाद अगला प्रश्न ये आता है, इसी के ऊपर टर्मिनेशन के ऊपर पूछा गया है। ए ने बी को एजेंट अपॉइंट किया है अगेन जमीन बेचने के लिए। अब बी ने क्या किया, आगे एक सी को एजेंट, दैट मीन सब एजेंट वाला क्वेश्चन आ गया ये। और हुआ क्या, प्रिंसिपल ने एजेंसी रिवोक कर दी, तो ए ने बी को निकाल दिया। व्हाट अबाउट सी, क्या होगा स्टेटस सी का? तो यहां पे आता है जी सेक्शन 210, और सेक्शन नंबर 210 ये कहता है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। अगर आप एजेंसी टर्मिनेट करते हैं तो उससे क्या होगा, कॉजेज टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंसी। तो दैट मीन्स सी का स्टेटस बी वाला होगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न है आपका,
नेगोशिएबल के ऊपर, क्योंकि लिखा है प्रोमिसरी नोट। तो प्रोमिसरी नोट में लिखा है कि दैट 3 months आफ्टर ए 10,000 देगा बी को, लेकिन यहां पे नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट बताया नहीं गया था। प्रॉमिस नोट 1/9 को ड्यू हुआ, लेकिन पैसे दिए गए 31/10 को। दैट मीन्स 2 महीने का यहां पे क्या है, डिले है। तो आपसे पूछा गया है क्या बी को यहां इंटरेस्ट मिलना चाहिए? जी यस, मिलना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 80 इस पे डील करेगा कि अगर इंटरेस्ट जो है नोट स्पेसिफाइड है, अगर नहीं बताया गया तो इंटरेस्ट सेक्शन 80 में क्या होता है, 18% पर एनम 2 महीने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आप यहां पे कंप्यूट करके पेपर में करके आ सकते थे। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछे गए रीजंस। भाई क्या कारण है कि अगर आप शेयर प्रीमियम पे इश्यू करते हो या डिस्काउंट पे। अब देखिए, और साथ में पूछे गए हैं पर्पसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर हम सेक्शन 52 देखें, वो सिक्योरिटी प्रीमियम पे डील करता है, उसकी यूटिलाइजेशन ये आप सबको आती होगी भाई, लिख भी आए होंगे, बोनस शेयर इशू करने में, बाय बैक करने में, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अगर आप प्रेफरेंस शेयर की कर रहे हैं, राइट ऑफ करना है, अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या डिस्काउंट वगैरह। तो यूटिलाइजेशन आपने पक्का लिख दी होगी, 5 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन अब बारी आती है रीजंस, तो 52 में नहीं कोट किए गए प्रीमियम पे आप शेयर क्यों इश्यू करते हो, तो रीजन तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये आप जनरल सेंस में आप लिख सकते थे, प्रीमियम पे भाई तब हम इश्यू कर रहे हैं कि भैया कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, तो क्यों ना प्रीमियम पे हम इश्यू करें। तो जब कुछ सब कुछ सही है, या मार्केट प्राइस शेयर का अगर ऑलरेडी लिस्टेड है कंपनी, तो इस तरह से आप कुछ भी रीजंस बना के लिख के आ सकते थे। अब आता है डिस्काउंट के ऊपर। तो डिस्काउंट के ऊपर क्लियरली लॉ है सेक्शन 53 में, और 53 कहता है डिस्काउंट पे शेयर आप इश्यू करते, 2 ही कारण हैं। एक ये है स्वेट इक्विटी शेयर्स अंडर सेक्शन 54 में। नंबर दो आपका ये आता है कि क्रेडिटर्स का डेट है, वो आप कन्वर्ट कर रहे हैं शेयर्स में, और ये आप कन्वर्ट कर रहे हैं एज पर कोई स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन क्या है, प्लान है, या फिर कंपनी की क्या हुई है, डेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो ये रीजंस हैं 2 डिस्काउंट के ऊपर। देयर आफ्टर मिस्टर आर के पास 1000 शेयर हैं, 1/10 का है। उसने कंपनी को अप्रोच किया है लास्ट वीक ऑफ सितंबर 2019 में कि मेरा डिविडेंड 2000 रुपए का, जो कि 20% डिक्लेयर हुआ था, कब हुआ था, 31 अगस्त 2011 को। कौन से साल का, 10/11 का। तो 10/11 का डिविडेंड, तो आप यहां से टाइम पीरियड देखिए, टाइम पीरियड मोर देन 7 ईयर्स हो चुका है। वो वाला डिविडेंड आप कंपनी से मांगने आए हैं, कंपनी ने मना कर दिया टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ आर एंड इन्फॉर्म्ड हिम दैट हिज शेयर्स, जिसके ऊपर डिविडेंड आपने आज तक नहीं लिया है, कि ये भी हमने डाल दिया है ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। आपसे पूछा गया है कंपनीज एक्ट के हिसाब से बताइए क्या कंपनी का डिसीजन वैलिड है, या उसके पास कोई रेमेडी है, तो वो बताइए कि वो अपना डिविडेंड भी ले सके एंड
वो अपने शेयर्स भी ले सके। तो देखिए, जहां तक डिविडेंड देने का सवाल है, तो कंपनी को जो अपना डिविडेंड देना होता है वो पे करना होता है 30 दिन के अंदर, जिस दिन कंपनी ने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। और अगर ये अनक्लेम्ड है तो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर ये पैसा डाल दिया जाता अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अंडर सेक्शन 124 124 के अंदर। और उसके बाद आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 years फ्रॉम ट्रांसफर, ये डिविडेंड डाल दिया जाता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर। साथ में अगर आपके शेयर्स भी हैं और उनके ऊपर डिविडेंड आपने नहीं लिया तो ये भी इसी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो पहली तो ये बात होगी। अब हम देखेंगे रेमेडी के लिहाज से। रेमेडी ये है कि सेक्शन 124 ही साफ कहता है कि आप शेयर्स रिक्लेम कर सकते हैं, यस आप वापस ले सकते हैं। रहा सवाल डिविडेंड का, तो 125 में जो कि डील करता है यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, तो आप यहां से अपना पैसा रिक्लेम कर सकते हैं। तो दोनों सिचुएशन में आपको रिक्लेम मिल जाएगा। और नंबर सी जो कि आया है 4 नंबर का, अच्छा क्वेश्चन है ये। आप सक्सेसर हैं रिपोन के जिनकी डेथ हो गई है और एज ए सक्सेसर आपने साइन कर दिया बिल ऑफ एक्सचेंज अपने नाम पे और लायबिलिटी एडमिट कर ली 50,000, दैट इज द एक्सटेंट टू विच ही इनहेरिट्स द एसेट्स। ठीक है जी। मुकुंद की फेवर में 3 महीने बाद आपने पेमेंट करनी है। ऑन मैच्योरिटी क्या होता है, जब मुकुंद ने बिल प्रेजेंट किया, गिरीश ने मना कर दिया कि क्योंकि ओरिजिनल लायबिलिटी भाई रिपुन की है तो मैं पैसे नहीं दूंगा। तो यहां तक अगर हम जवाब दें क्या गिरीश लायबल है, देखिए अंडर सेक्शन 29 आप लायबल होंगे इफ साइंड, तो कांट रिफ्यूज, आपको पैसे देने पड़ेंगे एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। डिजीज के आपने साइन किया तो आपकी लायबिलिटी सेक्शन 29 में क्रिएट हो जाती है। अगला हिस्सा आगे ये पूछा गया, वेदर मुकुंद कैन सक्सीड इन रिकवरिंग 50,000 फ्रॉम गिरीश। ऑब्वियसली ये हमने लिख ही दिया, यस, रीजन कोड कर दिया, 50,000 का उसने साइन किया था। और आप अपनी लायबिलिटी पे लिमिट लगा सकते हो अप टू वैल्यू ऑफ एसेट्स इनहेरिटेड। क्या सेकंड पार्ट है, क्या आंसर होगा अगर गिरीश ने स्पेसिफाई कर दिया लिमिट ऑफ हिज लायबिलिटी इन द बिल, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ हिज इनहेरिटेंस इज मोर देन द लायबिलिटी। तो देखिए आप लिमिट लगा सकते हैं और वो लिमिट होती है अप टू वैल्यू ऑफ एसेट्स इनहेरिटेड। सेक्शन 29 में लिखा है कि आप लिमिट लगा सकते हैं अप टू वैल्यू ऑफ एसेट्स इनहेरिटेड, ताकि आपकी लायबिलिटी ज्यादा ना हो, तो उतनी लिमिट लगा सकते हैं। लेकिन यहां प्रश्न क्या है कि आपने लिमिट तो लगा दी है, लेकिन वो लिमिट क्या है, आपने कम लगाई है, जबकि आपका इनहेरिटेंस जो हुआ है एसेट्स उसकी वैल्यू है ज्यादा। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, पहली बात देखिए सिंपल सी बात है, बिल के ऊपर लायबिलिटी कितनी होगी, जितना अमाउंट आपने मेंशन किया है,
इवन इफ assets inherited more। तो बिल के ऊपर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपकी लायबिलिटी उतनी होगी जितना आपने अमाउंट साइन किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे इनहेरिटेंस में आपको एसेट्स क्या मिले हैं, ज्यादा अमाउंट के मिले हैं। वो अलग बात है जिसने डिजीज से पैसे लेने हैं, वो ये प्रॉपर्टी आपको मिल गई, वो रिकवरी करवा सकता है। लेकिन यह क्वेश्चन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, तो ध्यान दीजिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपकी जो लायबिलिटी है वो निर्धारित करती है या डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, साइन जो किया और अमाउंट के ऊपर लिमिट लगती है अप टू वैल्यू ऑफ एसेट्स इनहेरिटेड। कम लगानी है तो आप कम लगा लीजिए, आपकी लायबिलिटी बिल पे तो उतनी ही होगी। डी प्रश्न, सोहेल एक डायरेक्टर है और वो पर्सनली कंसर्न्ड या इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरेस्ट जो है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, लिखा भी है फाइनेंशियल और अदरवाइज, इन अ मैटर ऑफ प्रपोज्ड मोशन बिफोर बोर्ड मीटिंग। और उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया इंटरेस्ट, जबकि उन्हें मालूम था उनकी जो बहन है वो उस प्रपोजल में इंटरेस्टेड है। तो बहन का इंटरेस्ट है लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये उन्होंने नहीं बताया। He restrains from making disclosure on the assumption that he is not required to disclose as he is not personally interested। क्योंकि वो पर्सनली इंटरेस्टेड तो नहीं है, बहन का इंटरेस्ट है। तो उसने ये प्रिजम्पशन ली ऑन द बेसिस ऑफ द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिंग टू वर्ड्स मेंशन्ड। बस अपने आप को आपने उतना रिस्ट्रिक्ट कर लिया। तो ये क्वेश्चन आ गया जी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पे। तो आपसे पूछा गया है क्या सोहेल करेक्ट है? तो ध्यान दीजिए, पहली बात ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन लगता है 102 जो डील करता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। जब आप भेजते हैं, जब आपने कोई स्पेशल बिजनेस करना होता है तो उसमें क्लियरली यही लिखा हुआ है कि आपने इंटरेस्ट फाइनेंशियली या अदरवाइज जो भी है आपने बताना है। लेकिन हम जब लिटरल कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो देखिए वहां एक प्रश्न रेज होता है, क्या हमने इंटरप्रिटेशन नैरो करनी है वर्सेस वाइडर करनी है? तो हमेशा इंटरप्रिटेशन आप क्या फॉलो करेंगे, द वाइडर इंटरप्रिटेशन हैज टू बी फॉलोड। तो ये आपने फॉलो करनी है। तो इसलिए जो इंटरेस्ट है माना सिस्टर का है, तो यहां पे डिस्क्लोजर क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। तो लॉजिक जो कोट करना है वो ये है, वाइडर इंटरप्रिटेशन हैज टू बी फॉलोड। तो अगला प्रश्न, कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करने जा रही है। एमडी अरेंज टू ऑब्टेन ए ब्रीफ नोट फ्रॉम सम सोर्स, जहां से उन्होंने कुछ सेलिएंट फीचर्स जानी है प्राइवेट प्लेसमेंट की, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ध्यान रखना है कि नोट में ये कुछ लिखा है। पहला पॉइंट कि प्राइवेट प्लेसमेंट आपने करनी है सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस, ठीक है, 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए फाइनेंशियल ईयर, बिल्कुल ठीक है। आगे ये लिखा गया कि 200 की लिमिट नहीं लगेगी QIB के ऊपर, बट ये लगेगी एम्प्लॉइज अंडर ईसॉप। यहां गलती होगी क्योंकि हम प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ते हैं सेक्शन 42 जो कि पार्ट 2 है, चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, और उसके साथ रेड विद रूल नंबर उसका 14। और रूल नंबर 14 ये साफ ये चीज कहता है कि माना 200 की लिमिट होगी, लेकिन 200 की जो लिमिट है काउंटिंग में 200 आपने एक्सक्लूड करने होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर भी एंड एम्प्लॉइज अंडर ईसॉप। तो दैट मीन्स ये चीज आपने यहां पे गलत लिखी है और आपसे ये पूछा गया है वेदर दे आर वैलिड और नॉट। तो यहां पे ये जो चीज थी ये इनवैलिड है जी। सेकंड हिस्सा ये पूछा गया है ऑफर ऑन पीपी शैल बी मेड ओनली वंस इन ए FY फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी नंबर ऑफ पर्संस अप टू 200। कहता ओनली वंस, ये भी रॉन्ग है क्योंकि सेक्शन 42 क्या कहता है, 42 ये कहता है कि
ऐसा नहीं कहा गया कि इशू आप एक ही बार कर सकते हो, इशू ये कहा गया नॉट वंस इशू बट टोटल इशू इन एफवाई टू मैक्स 200% कि ज्यादा से ज्यादा 200 लोग हो सकते हैं एक साल में, तो आप बार बार इश्यू भी कर सकते हो, चाहे पहले 20 लोग फिर 50 लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो 200 की लिमिट है ये किसके लिए है? फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, कि इक्विटी शेयर की लिमिट अलग, प्रेफरेंस की अलग, डिबेंचर की अलग। तो इसलिए कहेंगे ऐसा नहीं है कि भाई ओनली वंस, तो ओनली वंस वर्ड से हमें दिक्कत है क्वेश्चन में। बी पार्ट उसका सब पार्ट 1 3 नंबर का है, कंपनीज एक्ट पे है। कहता कंपनी की नेट वर्थ है 130 करोड़ और आप डिपॉजिट लेना चाहते हैं मेंबर से। ध्यान रखिए आप एक पब्लिक कंपनी है, और लेकिन क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग पॉइंट था मेंबर से लेना चाहते हो। इसने आपसे एडवाइस किया कि आप एक एलिजिबल कंपनी हो और हमें क्या स्पेशल केयर करनी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैं इसे क्वेश्चन कहूंगा, इसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भाई, क्योंकि ध्यान दीजिए जब डिपॉजिट से आपने पैसा रेज करना होता है तो दो बातें होती हैं, एक फ्रॉम मेंबर्स, एक अदर देन मेंबर्स, या यूं कह लीजिए अदर पर्संस, बेटर वर्ड है। और ये अदर पर्संस के अंदर मेंबर भी हो सकते हैं। तो अगर आप प्योरली मेंबर से पैसा रेज करते हो तो यहां लगता है सेक्शन 73, और 73 में पैसा रेज कौन कर सकता है? दोनों की दोनों कंपनियां, चाहे आप प्राइवेट कंपनी हैं चाहे आप पब्लिक हैं। लेकिन अगर आप अदर पर्सन से पैसा रेज कर रहे हो तो यहां पे लगता है सेक्शन 76, और ये सिर्फ कौन कर सकता है? बाय एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही पैसा रेज कर सकती है। नाउ क्वेश्चन कम्स व्हाट इज एलिजिबल पब्लिक कंपनी। तो यहां पे लगता है रूल आपका 2 सब रूल 1 क्लॉज नंबर ई, जहां पे दो बातें की गई है, नेट वर्थ या टर्नओवर कंपनी की, कि नेट वर्थ होनी चाहिए कम से कम आपकी 100 करोड़ की, या टर्नओवर हो कम से कम आपकी 500 करोड़ की। लेकिन यहां पे तो बात सेक्शन 76 की है ही नहीं, क्योंकि नो डाउट आपसे पूछा गया है क्या आप एक एलिजिबल कंपनी है, फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एलिजिबल कंपनी, आंसर क्या हो गया? यस। लेकिन आप पैसा लेना किससे चाहते हो? मेंबर से। तो हम यहां क्या कहेंगे? सेक्शन 73 टू अप्लाई। 76 लगाने का है नहीं, क्योंकि मेंबर से पैसा आप रेज कर रहे हो। और 73 के अंदर क्या लिखा है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, एक सर्कुलर आप मेंबर्स को भेजो, और साथ में उसकी आरओसी के पास भी क्या करेंगे? फाइलिंग करेंगे। क्रेडिट रेटिंग आपने करवानी है, वो भी आपने सर्कुलर के अंदर मेंशन करना है। देन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व क्रिएट करना है, 20% जो डिपॉजिट मैच्योर हो रहे हैं अगले साल 31 मार्च को, और इस साल के 30 अप्रैल तक आपने डीआरआर ये बनाना है। साथ में एक सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है किससे? ऑडिटर से, कि हमने कोई डिपॉजिट्स का डिफॉल्ट नहीं किया, और अगर किया भी है तो आज 5 साल हो गए उस चीज को ठीक किए हुए। तो ये केयर वाले पॉइंट थे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आंसर मेरे हिसाब से बड़ा यहां पे बन रहा है, क्योंकि एलिजिबल भी आपने पूछ लिया और फिर सेक्शन 76 दिखा के पूछ 73 पे रहे हो। तो इसके बाद ये एक पब्लिक कंपनी है, एस्टेब्लिशमेंट इसकी यूएसए में है। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपने एक लोन लिया वहां पे और चार्ज क्रिएट किया है अपने एसेट्स पे, और एसेट्स किसके हैं? खुद के नहीं, अपनी अंडरटेकिंग के। तो ध्यान दीजिए अगर आप डेफिनेशन भी पढ़ें चार्जेस की 216 में, तो उसमें भी यही लिखा है, आप जो चार्ज क्रिएट करते हो चाहे कंपनी के एसेट्स हो या कंपनी के किसके हो? अंडरटेकिंग के हो, तो कोई भी एसेट गिरवी रखे जा सकते हैं। ये चार्जेस की डेफिनेशन में भी है, और सेम यही चीज क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो अंडर सेक्शन 77, उसमें भी यही लिखा है, कंपनी के एसेट्स या उसके अंडरटेकिंग के एसेट। अब होता क्या है, नोटिस आया आरओसी से कि भाई आपने चार्ज क्रिएट नहीं करवाया, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, जो कि
आपको 77 में करवानी पड़ती है, आरओसी के पास 30 दिन के भीतर करवानी पड़ती है। माना आरओसी यहां आपको एक्सटेंशन दे देता है और ये 2 लेवल पे एक्सटेंशन काम करती है, पहले एक बार 30 दिन की आती है, फिर 60 दिन की आती है, टोटल 120 दिन आपको मिल जाते हैं इस तरह से। अब होता क्या है, द कंपनी ने अपने आप को डिफेंड किया ये कहते हुए कि ये कंपनी की ड्यूटी नहीं है क्योंकि एसेट्स भारत में नहीं है। अब देखिए एसेट्स से रिलेटेड भी यहां पे सेक्शन 77 बहुत ही क्लियर है। 77 कहता है चाहे एसेट्स इन इंडिया हो या आउटसाइड हो, टेंजिबल हो या ना हो, आपको CHG1 के अंदर चार्ज क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो आपसे डू यू एग्री विद द स्टैंड टेकन बाय द कंपनी? नो। तो लॉजिक या जो आंसर बनते हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। देन PK एंड VK इन दोनों का डिस्प्यूट है जमीन को लेके और कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन क्या होता है, हियरिंग की तारीख है 29/4/2018, लेकिन वो तो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि आपकी नेक्स्ट हियरिंग ये है, लेकिन इस दौरान सरकार ने बाद में सब्सिक्वेंटली मींस बाद में छुट्टी डिक्लेयर कर दी। तो कहता किस तरह से आप टाइम कंप्यूट करेंगे कि आपकी हियरिंग अब कौन से दिन को चालू होगी? तो ये GCA का सेक्शन लगता है 10 टाइम के ऊपर। और इस सेक्शन 10 क्या कहता है, अगर कोई भी प्रोसीडिंग कह लें, कोई भी कार्रवाई कह लें, एक्ट वगैरह जो भी आपने करना था कोर्ट या किसी ऑफिस में, और ऑन ए पर्टिकुलर डे आपने करना था, और मान लीजिए उस दिन ये कोर्ट ऑफिस वगैरह क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, तो हम क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे नेक्स्ट डे आफ्टरवर्ड्स, जिस दिन बंद रहा उसके बाद वाला, जिस दिन ये कोर्ट वगैरह क्या हो गई, खुल गई। तो बस ये लिखना था, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके बाद अगेन 2 नंबर का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने कि इनकम टैक्स में ग्रेचुटी दी जाती है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आप देखेंगे ग्रेचुटी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स पढ़ते हैं, और वो एग्जम्प्ट होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। तो आपसे पूछा गया है कि भाई गवर्नमेंट का मीनिंग बताइए और ये भी बताइए क्या एग्जाम्पशन मिलेगी अगर ग्रेचुटी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय से मिलती है एज पर GCA। तो यहां पे हमने GCA में गवर्नमेंट की डेफिनेशन देनी थी, ये आती है सबसेक्शन 23 के अंदर, और ये डेफिनेशन जो है इंक्लूसिव डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन कहती है गवर्नमेंट इंक्लूड दोनों के दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या आपको एग्जाम्पशन मिलेगी? तो आंसर हम क्या कहेंगे, यस, एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट में सेंट्रल के साथ स्टेट गवर्नमेंट भी भाई आता है। तो अगला एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल एड क्या होती है? तो ऑब्वियसली जब आप इंटरनल एड को क्या कर लेते हैं, एग्जॉस्ट कर लेते हैं, और अभी तक इंटरप्रिटेशन का इशू अटका पड़ा है, तो देन यू मूव आउट ऑफ द स्टैट्यूट, द एक्ट। तो क्योंकि एक्सटर्नल एड का मतलब ही क्या है, सोसाइटी डज नॉट फंक्शन इन वॉइड। तो ये तो है नहीं कि हम मार्स में रहते हैं, तो सोसाइटी में बहुत सारी चीजें जहां से हम हेल्प ले सकते हैं, दैट्स वाई एक्सटर्नल एड, और उनमें से एक है डिक्शनरी। और आपसे थोड़ा डिक्शनरी मीनिंग से रिलेटेड इंटरप्रिटेशन पे पूछा गया है, तो आपने लिख ही दिया होगा कि भाई डिक्शनरी से हम हेल्प कब लेंगे, इफ वर्ड नॉट डिफाइंड इन एक्ट, क्योंकि तभी हम एक्सटर्नल में जा रहे हैं, आपने डिफाइन नहीं किया। तो डिक्शनरी से क्या जान सकते हैं हम, जनरल सेंस ऑफ वर्ड्स की हम जान सकते हैं, लेकिन हमें यहां ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर सेवरल, क्योंकि डिक्शनरी में आप देखते हैं तो एक एक वर्ड का सेवरल मीनिंग है, तो हमें ध्यान क्या रखना है, कॉन्टेक्स्ट इन विच वर्ड यूज्ड, किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। देयर आफ्टर ये क्वेश्चन आ गया जी आपका बायबैक के ऊपर। कंपनी जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से बायबैक करना चाहती है, वो भी 30%। आर्टिकल्स में माना पावर दे रखी है, आपसे पूछा गया क्या प्रपोजल इन ऑर्डर है, तो हम कहेंगे नो, क्योंकि एज स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। और साथ में जो लिमिट है वो 30% नहीं है बल्कि 25% है। 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, और एक साल में 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। कहता क्या आंसर होगा आपका,
इन केस कंपनी 30% से 20% कर लेती है। आंसर सेम। क्यों? बिकॉज स्टिल स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड एट जीएम। क्योंकि या तो देखिए सेक्शन नंबर, क्योंकि बायबैक है सेक्शन 68 में है, या फिर बोर्ड रेजोल्यूशन से पावर है, वहां उनकी 10% लिमिट होती है, वरना एसआर ही पास करना होगा। ओआर से आप काम नहीं चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं कहूंगा, हाँ ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि जहां थोड़ा दिमाग घुमा होगा, अगर प्रोवाइडेड आपको लॉ अच्छे से याद था पेपर में। आप हैं जी एक राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और आप हैं सब्सिडरी मनीष लिमिटेड। तो यहां ध्यान ये रखिए, राजेश के लिए मनीष उसकी होल्डिंग कंपनी हो गई और आप यहां लोन देना चाहते हैं 3 लाख भास्कर को, जो कि कहां काम कर रहा है, फाइनेंस मैनेजर ऑफ ये मनीष लिमिटेड। मतलब आप जिसे लोन दे रहे हैं तो वो ध्यान रखिए वो क्या है, एक एम्प्लॉय है इन होल्डिंग कंपनी। फाइनेंस मैनेजर लिखा है, ध्यान दीजिए यहां पे इंटरप्रिटेशन का ये भी इशू हो सकता है कि फाइनेंस मैनेजर, क्योंकि जब हम केएमपी पढ़ते हैं की मैनेजरियल पर्सोनल, उसके अंदर मैनेजर आता है, राइट? उसके अंदर सीएफओ आता है। तो यहां थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन ये भी ली जा सकती थी कि अगर हम इसे केएमपी मान लें तो इन दैट सिचुएशन ये एम्प्लॉय नहीं रहा, क्योंकि फाइनेंस मैनेजर लिखा, प्योरली मैनेजर नहीं लिखा। तो हम थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि भाई, क्योंकि मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर में बड़ा फर्क है, क्योंकि मैनेजर की डेफिनेशन आती है सब सेक्शन फर्दर 53 में, क्योंकि उसके पास होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी रहता है। फाइनेंस के पास तो सिर्फ फाइनेंस है। अगर वो सीएफओ होता तो पक्का केएमपी बनता। इसको सैलरी मिल रही है 40,000 रुपए महीना और ये बाय करना चाहता है 500 पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ 1000 ईच। तो हमने देखा कि यस आप लोन दे सकते हैं, लेकिन लोन किसको दे सकते हैं? ध्यान दीजिए, हम लोन दे सकते हैं टू आर एम्प्लॉय। यहां हम लोन किसको दे रहे हैं? ये हमारे एम्प्लॉय वाली बात नहीं है। तो यहां ये कहेंगे हम एक्सेप्शन नहीं लगी कि जहां हम पढ़ते हैं कि खुद के शेयर या होल्डिंग के शेयर खरीदने के लिए अपने एम्प्लॉय को हम लोन दे सकते हैं 6 महीने का, ये हमारा एम्प्लॉय नहीं है। और सिंपली अगर हम कहें सेक्शन 67 क्या कहता है? 67 कहता है भाई प्रोहिबिशन है, रोक है किसके ऊपर? ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस, लोन, गारंटी वगैरह कहें। अगर आप किसी भी आदमी को दे रहे हो, एनी पर्सन, तो ये एनी पर्सन के अंदर आ गया जो खरीदना चाहता है टू एक्वायर आपके शेयर्स ऑफ कंपनी और आपकी होल्डिंग के। तो वो सिंपल प्रोहिबिशन है। लेकिन एक्सेप्शन जो है कि यस आप लोन दे सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन कब दे सकते हैं? 6 महीने की तनख्वाह का लोन दे सकते हैं आप अपने एम्प्लॉय को, लेकिन वो डायरेक्टर एंड केएमपी नहीं होना चाहिए। तो यहां पे और मैक्सिमम 6 महीने की तनख्वाह, और ये 6 मंथ सैलरी होता है। तो 6 मंथ सैलरी के हिसाब से जाएं तो 40,000 इंटू 6, 2,40,000। लेकिन इसकी बात ही हमें यहां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा एम्प्लॉय नहीं है, ये हमारी होल्डिंग का है। तो यहां एक्सेप्शन नहीं लगेगी। तो ये सिंपल आ गया यहां पे भाई प्रोहिबिशन है। तो क्या वैलिडिटी है बोर्ड का डिसीजन? तो हम ये कहेंगे इनवैलिड है जी। आप इस तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकते अपने शेयर खरीदने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एक्सेप्शन यहां लगी नहीं। तो ये ध्यान रखना था। 2 नंबर का क्वेश्चन था, बट आई विल से दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन दे हैव पुट। अगला क्वेश्चन देखिए, नो डाउट अगर ये ट्रिकी था तो आपको बेनिफिट ये मिल जाता कि इसलिए शायद देखिए उन्होंने आपको क्या दे दी, यहाँ पे चॉइस दे दी इंटरनल, स्टेट व इंडोर मैनेजमेंट पूछ लिया, क्योंकि वो ऑब्वियसली ऑपोजिट होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। तो बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि इंडोर मैनेजमेंट क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है, दोनों प्रोटेक्शन देते हैं। ये प्रोटेक्शन देता है किसको? टू आउटसाइडर को, और वो प्रोटेक्शन किसको देता है? कंपनी को। ये है कंस्ट्रक्टिव नोटिस और ये है आपका इंडोर मैनेजमेंट, बिकॉज नो वन कैन पीप इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, द फेमस केस ऑफ
रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवांड। और नो डाउट इंडोर मैनेजमेंट की कुछ क्या है, एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्शंस बाय डिफॉल्ट क्या बन जाती हैं, वो बन जाती हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, एक्ट आउटसाइड द अपैरेंट अथॉरिटी, फोर्जरी। और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं, सेम यही क्वेश्चन जनवरी 2021 के अटेम्प्ट में ही इंडोर मैनेजमेंट पे फाउंडेशन में भी आया है। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो अगला प्रश्न देखते हैं। कंपनी एजीएम करना चाहती है 15 सितंबर को। मीटिंग प्रिजाइडेड बाय मिस्टर मोहन राव, चेयरमैन हैं कंपनीज बोर्ड के। ऑन 17 सितंबर मिस्टर मोहन राव, चेयरमैन जो हैं, बिना साइन किए मिनट्स भारत के बाहर चले गए क्योंकि पिताजी बीमार हैं, लंदन में रहते हैं। तो आपसे पूछा गया है मिनट्स के ऊपर साइन कौन करेगा, तो यहां लगा सेक्शन 118। तो साइन जो होते हैं मिनट बुक के ऊपर, अगर ये जनरल मीटिंग है तो साइन किए जाते हैं बाय चेयरमैन ऑफ सेड मीटिंग, उस मीटिंग का चेयरमैन। लेकिन अगर ये चेयरमैन साहब अनअवेलेबल हैं, कारण क्या हो सकता है, कारण देखिए डेथ भी है, इनएबिलिटी भी है, तो यहां इनएबिलिटी क्योंकि देश के बाहर हैं वो, तो साइन कौन करेगा, साइन कौन करेगा आपका डायरेक्टर, एंड हु शैल बी ऑथराइज्ड बाय व्हाट बोर्ड, डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय BOD, सेक्शन 118 ये कोट करना था। तो इसके बाद सी पार्ट, सत्या ने 4 नंबर का क्वेश्चन आया ये, अपना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे 25,000 रुपए में तुषार को दिया। अमित ने इस चीज की गारंटी दी है कि रेंट जो 25,000 मिलता रहेगा, लेकिन होता क्या है, बिना श्योरिटी से पूछे तुषार ने एग्री किया कि वो हायर रेंट दे देगा। तो यहां क्या किया आपने वेरी करी टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इसके ऊपर स्टेट वाइज सेक्शन लगता है 133 कि अगर आप वेरियांस करेंगे और विदाउट कंसेंट ऑफ, अगर ये क्या होगा, श्योरिटी होगा, विदाउट कंसेंट ऑफ श्योरिटी होगा, तो श्योरिटी यहां क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ही वॉन्ट बी लायबल एनी मोर। तो आपसे ये पूछा गया है ये पोजीशन। साथ में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मीनिंग पूछ लिया गया, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो गए। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन आप पढ़ते हो अंडर सेक्शन व्हाट 126 के अंदर, इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। तो दैट्स अ डायरेक्ट वन। आखिरी प्रश्न है विच इज अगेन आई विल से इंटरेस्टिंग। तो जस्ट कुछ ट्रिकी क्वेश्चन कह लीजिए, थोड़ा डालने की कोशिश करी गई। बाकी देखिए जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं या अभी भी पढ़ रहे हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं उनको भी ये लेक्चर देखना चाहिए, क्योंकि देखिए एक एक चीज हर एक्ट से रिलेटेड मैंने आपको करवाई हुई है। तो ये ट्रिकी कैसे है, देखिए द एक्ट डन नेग्लिजेंटली, कि आपने नेग्लिजेंटली कुछ काम किया, लेकिन हम स्टिल मान लेंगे टू बी डन इन गुड फेथ। तो जीसीए में इसके ऊपर गुड फेथ की क्या आती है, इसकी आती है जी डेफिनेशन अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 22, और 3(22) ये क्या कहता है, यही कहता है इनफैक्ट कोई भी कार्य जो आपने किया डन ऑनेस्टली, कि आप ऑनेस्ट होने चाहिए, वेदर डन नेग्लिजेंटली और नॉट, कि अगर आप ऑनेस्ट हैं तो हम मान लेंगे गुड फेथ में किया, चाहे नेग्लिजेंस भी हो। तो बस इस तरह से आपने लिखना था। और साथ में 3 नंबर का प्रश्न है, तो एक फेमस केस है वो जरूर कोट करते आप, मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग, जिसके अंदर दरअसल बात करी गई थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर, कि आपने कोई सामान क्या किया, परचेज किया, परचेज करते समय आपकी तरफ से रही नेग्लिजेंस, क्योंकि आपने कोई क्या नहीं करी, इंक्वायरी नहीं करी। तो उसमें यह कहा गया कि क्योंकि जो टर्म है गुड फेथ वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड नहीं है, तो हम जीसीए से हेल्प लेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम ये भी पढ़ते हैं कि भाई कि आप जब भी कोई सामान समून खरीदें, कॉन्ट्रैक्ट करें, तो एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस
जिसका मतलब है इंटेलिजेंस। तो यहां पूरी तरह से आपकी तरफ से नेग्लिजेंस है, तो इसमें कहा गया इस केस में कि ये गुड फेथ नहीं है। तो बेसिकली था आपको ये डेफिनेशन कोट करना था, थोड़ा केस के साथ मिला के आप थोड़ा ऑनेस्टी के ऊपर ये लिख के आना था। सो आई होप सो, स्टिल आई होप सो आपका पेपर बड़ा अच्छा गया हो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर पेपर्स। गुड लक, गॉड ब्लेस, थैंक यू।